और दोस्तों स्वागत है आपका एंट्रेंस सेक्शन की एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव परीक्षा 2022 के लिए 50 मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर दोस्तों आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज़ का दोस्तों ये दूसरा वीडियो है। इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो था दोस्तों वो हमने अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आपको पूरा उसका हल सही दोस्तों बताने वाले हैं। दोस्तों पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 इसके पहले अब अपलोड हो गया था, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका PDF दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस प्रकार के तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहते हैं। साथ ही इसका पहला वीडियो का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी पहले देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ग्रंथ कौन है। दोस्तों उपदेशों का एक संग्रह ग्रंथ बनाया गया था। महात्मा बुद्ध के जितने भी उनके उपदेश थे उनको संग्रहित करके एक संग्रह ग्रंथ में रख दिया गया था। तो दोस्तों इनका जो संग्रह ग्रंथ है वो दोस्तों त्रिपिटक है। त्रिपिटक एक ऐसा संग्रह ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के दोस्तों जो उपदेश थे उसको संग्रहित करके रखा गया है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में वाजपेय क्या था। तो दोस्तों उत्तर वैदिक जो काल था उसमें वाजपेय एक प्रकार का यज्ञ हुआ करता था। जैसे आपने सुना होगा राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो उसी प्रकार का वाजपेय भी एक प्रकार का यज्ञ हुआ करता था। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, त्रिपिटक एक संग्रह ग्रंथ था जिसमें बुद्ध के जो उपदेश थे उसको संग्रहित करके रखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, बुद्ध धर्म, यानी कि जो बौद्ध धर्म था त्रिपिटक उसी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल में स्पर्श किसे कहा गया है। वैदिक काल में स्पर्श किसे कहा गया है। तो दोस्तों वैदिक काल में स्पर्श गुप्तचरों को कहा जाता था। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा, गुप्तचर। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि सम्राट अशोक द्वारा लगवाए गए अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है। जो सम्राट अशोक ने जो अपना दोस्तों अभिलेख खुदवाए थे उसको सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ऑप्शन ग हमारा सही हो जाएगा। अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखे हुए हैं। ऑप्शन ग हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का उपयोग दोस्तों कितनी बार किया गया है। तो ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा। 275 बार दोस्तों ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, भगवान बुद्ध की स्मृति में किस शासकों ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, अशोक ने बुद्ध की स्मृति में दोस्तों 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा, अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि प्रसिद्ध सूक्ति मनुर्भुवः मनुष्य बनो कहाँ से उद्घृत है, यानी कि कहाँ से लिया गया है। मनुष्य बनो ये वाला श्लोक है दोस्तों कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है दोस्तों रामायण, ऋग्वेद, सामवेद और महाभारत। तो ये जो है दोस्तों ऋग्वेद से दोस्तों लिया गया है। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ख हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों कह रहा है कि अहिंसा परमो धर्म किसने कहा है। तो अहिंसा परमो धर्म दोस्तों महाभारत से लिया हुआ है और इसको सबसे पहले महर्षि वेद व्यास ने कहा था। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों जो प्रश्न है राष्ट्र गौरव परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रत्नी सूची के अनुसार शिल्पियों का प्रतिनिधि किसको कहा जाता था या कौन कहलाता था। तो गोविकर्तन जो है वो दोस्तों शिल्पियों का प्रतिनिधि कहलाता था रत्नी सूची के अनुसार। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि वैदिक काल में किसे तक्षण कहा गया है। तक्षण दोस्तों वैदिक काल में बढ़ई को कहा जाता था, जो कि लकड़ियों का काम करता है, उसे बढ़ई कहा जाता था, तक्षण कहा जाता था वैदिक काल में। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि रत्नी सूची में उल्लिखित बवाता क्या था। तो बवाता एक रानी को दोस्तों बवाता कहा जाता था रत्नी सूची के अनुसार। ऑप्शन का हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ ब्राह्मणों को देवतुल्य बतलाया है, यानी कि किस प्राचीन ग्रंथ में ब्राह्मणों को दोस्तों देवतुल्य बताया गया है। चलिए इसका सही ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ब्राह्मणों को
तैत्तिरीय संहिता के अनुसार देवतुल्य बताया गया है। ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य सुकुमार गिरी के शासक कौन थे। तो सुकुमार गिरी के जो शासक हुआ करते थे वो दोस्तों भग हुआ करते थे। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि मौर्य किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे। मौर्य या मौर्य दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों कपिलवस्तु, कुशीनारा और रामग्राम और पिपलवीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिपलीवन जो थे वो उसी के शासक थे मौर्य। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि ब्राह्मण पुरोहित वशिष्ठ का ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण पुरोहित वशिष्ठ का ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख किया गया है। तो तृतीय मंडल में दोस्तों उनका उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद के। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि लिच्छवी के किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे। लिच्छवी किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे। तो वे दोस्तों वैशाली जो गणराज्य हुआ करता था प्राचीन काल का, लिच्छवी उसी के शासक हुआ करते थे। ऑप्शन ग हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि वैदिक काल में आर्यों के शत्रु के रूप में वर्णित किया गया है। दास, पाणी और दोस्तों ग है दस्तु। उपयुक्त तो सभी को दोस्तों यहाँ पे वैदिक काल में आर्यों के शत्रु के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को विदित होगा अर्थशास्त्र के रचनाकार हमारे चाणक्य को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न कहा गया है कि वैदिक काल में मृगवाक किसे कहा गया है। दोस्तों जो वैदिक काल हुआ करता था उसमें मृगवाक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों दस्युओं को, ख है दोस्तों आर्यों को, ग है क्षत्रियों को और घ है ब्राह्मणों को। तो दस्युओं को जो है दोस्तों वैदिक काल में मृगवाक कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि चाणक्य के पिता का नाम क्या था। जो चाणक्य हुआ करते थे जिनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है उनके पिता का नाम क्या हुआ करता था। ऑप्शन दोस्तों कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य और अज्ञात। तो इसमें दोस्तों आपको बता दूं कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों ही नाम चाणक्य के हुआ करते थे। ठीक है, तो उनका पिता का जो नाम था वो दोस्तों चणक हुआ करता था। चणी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन चणक ऑप्शन नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार अंतःपुर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता था। जो सेंटर में हुआ करता था अंतःपुर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता था। तो ऑप्शन दोस्तों सर्वोपद शुद्ध व्यक्ति को, अधोपद शुद्ध व्यक्ति को, ग है दोस्तों कामोपद शुद्ध व्यक्ति को और ऑप्शन घ है दोस्तों किसी को नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन ग है दोस्तों कामोपद शुद्ध व्यक्ति को अंतःपुर में अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था अर्थशास्त्र के अनुसार। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौटिल्य की रचना कौन सी है। तो इसमें कौटिल्य यानी चाणक्य की जो रचना है दोस्तों वो अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर क हमारा सही हो जाएगा। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। कई बार तो ये दोस्तों कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो इसको अंत तक आप लोग देखते रहिए, साथ ही इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किसे शाक्य मुनि कहा गया है। किसको दोस्तों शाक्य मुनि कहा गया है। चलिए इसका सही आंसर आपको बताते हैं। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित उपध क्या है। अर्थशास्त्र में जो उपध लिखा हुआ है वो क्या है। तो दोस्तों ये एक प्रकार की परीक्षा हुआ करती थी जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वादश राजमंडल का सिद्धांत किस सदी की देन है। ऑप्शन दो दोस्तों ईसा पूर्व 6वीं सदी, ईसा पूर्व 5वीं सदी, ईसा पूर्व 7वीं सदी और ईसा पूर्व 5वीं सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क ईसा पूर्व 6वीं सदी की देन है द्वादश राजमंडल का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध परामर्शदाता और मंत्री हरिसेन किस राजा का सलाहकार था। प्रसिद्ध परामर्शदाता और मंत्री हरिसेन किस राजा का सलाहकार हुआ करता था। ऑप्शन है दोस्तों समुद्रगुप्त, अजातशत्रु, सम्राट अशोक और घ है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो हरिसेन हुआ करता था वो दोस्तों सम्राट समुद्रगुप्त का सलाहकार और मंत्री हुआ करता था। दोस्तों आपको पता होगा समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी दोस्तों सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन मौर्य शासन की जानकारी का स्रोत नहीं है। मौर्य शासन की जानकारी का स्रोत नहीं है। तो मनुस्मृति जो है दोस्तों उसमें
मौर्य शासन की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन घ हमारा सही हो जाएगा, मनुस्मृति। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि शासन के सलाहकारों के लिए मंत्रीण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों अर्थशास्त्र, महाभारत, कादम्बनी, तिसार और रामायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, अर्थशास्त्र में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किस प्राचीन ग्रंथ में सेनानी को पुरोहित से श्रेष्ठ बताया गया है? किस प्राचीन ग्रंथ में सेनानी को, जो कि सैनिक होते हैं, उनको पुरोहितों से श्रेष्ठ बताया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों सेनानियों को, जो सैनिक होते हैं, उनको पुरोहितों से श्रेष्ठ बतलाया गया है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है द्वादश राज मंडल सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ उल्लेखित हुआ है? यानी कि जो द्वादश राज मंडल सिद्धांत था उसको सर्वप्रथम उसकी जो कहाँ उसको उल्लेखित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कादम्बनीति के सार में दोस्तों इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? कौन था? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद जो था वो रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आलावार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? आलावार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? ये दोस्तों DDU 2019 में पूछा भी था। तो इसका संबंध दोस्तों तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सुप्रसिद्ध एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क 34। एलोरा में दोस्तों कुल 34 गुफाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर क हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि आलावार संतों के पद किस भाषा में हैं? यानी जो आलावार संत हुआ करते थे उनका जो पद है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन दोस्तों संस्कृत, तेलुगु और तमिल और कन्नड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, तेलुगु जो है वो आलावार संतों का भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि प्राचीन कालावधि में मूर्ति कला स्वर्ण युग कहा जाता है। किस प्राचीन कालावधि को मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ग यानी कि गुप्त काल को दोस्तों मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ये भी दोस्तों 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों DDU की तरफ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, वल्लभाचार्य जो हैं वो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ग हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं जो कि DDU की तरफ से सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अजंता की गुफाएं जो हैं वो किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से, महावीर से, महेंद्रनाथ से और नागार्जुन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन क, गौतम बुद्ध से अजंता की गुफाएं जो हैं वो संबंध रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजंता की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? चलिए इसका सही जवाब आपको बताते हैं। तो दोस्तों अजंता में गुफाओं की संख्या की बात करें तो ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा। अजंता में दोस्तों कुल 30 गुफाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में प्राचीनतम प्राप्त मूर्ति किसकी है? दोस्तों जो सभी प्राचीन मूर्तियों में सबसे ज़्यादा प्राचीन मूर्ति किसकी है? तो दोस्तों अजात शत्रु की जो मूर्ति पाई गई है वो भारत में सबसे प्राचीन मूर्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किस संत के संबंध में महाकवि दिनकर ने कहा था कि परिवार से वे कठोर वर्णाश्रमी किंतु आचारों से दयालु संत थे? दोस्तों महाकवि दिनकर ने किसके लिए कहा था कि परिवार से वे कठोर और वर्णाश्रमी किंतु आचारों से दयालु संत थे? तो रामानंद के लिए दिनकर जी ने इस बात को कहा था। ऑप्शन नंबर क हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि तमिल प्रबंधक को संकलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तमिल प्रबंधम का संकलित करने का श्रेय जो है दोस्तों किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों श्रीनाथ मुनि को, यमुनाचार्य को, रामानुज को और घय रामानंद को। तो ऑप्शन क दोस्तों श्रीनाथ मुनि को इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन क हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि 64 कलाओं पर जय मंगला टीका किसने लिखी है? 64 कलाओं पर जय मंगला टीका किसने लिखी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। यशोधर पंडित ने इसको लिखा है, ऑप्शन नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ग, रामायण जो है वो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। आज के 50 प्रश्नों की जो सीरीज है दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। अगला रेगुलर बेसिस पे आपका जो राष्ट्र गौरव की जो सीरीज हम लेकर आए हैं वो आती रहेगी दोस्तों। राष्ट्र गौरव का जब तक पेपर नहीं हो जाता है उसमें हम आप लोग को 1000 से 500 से दोस्तों 1000 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों कराने वाले हैं, ठीक है। तो लगातार चैनल के संपर्क में बने रहिए और इसका पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 इसका अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 का पीडीएफ भी दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीडीयू से आने वाला कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।